हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल न्यू नवीन स्कूल बानसूर। जैसा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक कल पूरा किया था हमने, नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। उसी के जस्ट बाद यानी द्वितीय चरण में आता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शायद सर्वनाम। जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने मुख्यतः होते क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या फिर इसकी परिभाषा इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रोनाउन इज ए वर्ड हु प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड ऑफ द प्लेस ऑफ नाउन, कि जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इसी कारण इन्हें सर्वनाम कहते हैं। मोस्टली सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अब बात आती है कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। जिसमें पहला प्रकार किया हमने पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। थर्ड आता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइज प्रोनाउन को कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसी के बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, एम्फेसाइज, दृढ़तावाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स रिलेशन, संबंध बताता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। आगे आता है इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिटिव प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वितरणात्मक प्रोनाउन, यानी वितरण को बताता है यह है। हाँ, तो मोस्टली हम बात करते हैं, एग्जाम्पल इनके साथ साथ देता चलूंगा। पहला आता है हमारा फर्स्ट, जो कि प्रोनाउन का प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम आई मीन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इतना आई होप समझ आया होगा। अब किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन उपयोग लिए जाते हैं, इसका डायरेक्ट यहीं पे उदाहरण दे देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए। इससे संबंधी यह उदाहरण लेता हूं, जैसे राम इज ए बॉय, कि राम एक लड़का है। अब इस राम को बताने के लिए जो शब्द आएगा ना दूसरी बार इसी राम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ही, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक लड़का है। सॉरी, राम इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। जो राम है, इस राम को बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया ही, हालांकि ही का प्रयोग व्यक्ति के लिए, सी का प्रयोग जो हमारा सी पर्सनल प्रोनाउन है उसका प्रयोग किसी स्त्री के लिए, तथा इट किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल को या बर्ड को दर्शाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कितना समझ आया होगा कि राम के स्थान पर ही का आ जाना प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि व्यक्तिवाचक। दूसरे इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो एग्जाम्पल बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आई हैव ए डॉग। इट वॉज वेरी ब्लैक, कि भाई आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। अब इसी कुत्ते को बताने के लिए मैंने इट शब्द का प्रयोग किया, किसी की एनिमल को बताने के लिए या किसी निर्जीव वस्तु को बताने के लिए इट का प्रयोग करना ही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो इस कुत्ते को बताने के लिए दूसरी बार जो सेंटेंस बोला उसमें इट शब्द का प्रयोग किया, ये इसी कारण ये इट है प्रोनाउन, और ये ही है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। आई होप कि इतना समझ आया होगा। इसी के साथ पर्सनल प्रोनाउन की बात को आगे बढ़ाते हुए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बातों को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा मोस्ट ओवरव्यू दे देते हैं इनके बारे में, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए, कि क्या चीज है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, क्या रिलेटिव है, क्या इंटेरोगेटिव है, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव है, क्या इंडेफिनिटिव है, और क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है।
तो इसके बाद में हम एक टेबल याद करेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन के लिए बहुत उपयोगी होती है। जैसे मेरे साथ बोलना, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट और दे देयर देम। ये हमारे टेबल है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के लिए बहुत उपयोग ली जाती है। यानी कि आई माई मी, वी अवर अस, आई माई मी ये वाली लाइन है सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इनको बताती है आई माई मी, वी अवर अस। हालांकि मैं लिख ही देता हूं यहां पर जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के लिए जो उपयोग में ली जाती है एक टेबल कि कब आना, कब क्या आएगा, कब उसको किस में चेंज करना है, ये प्रयोग ली जाती है। जैसे मैं इसका प्रयोग करता हूं, देखना, ये है अपना सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। सॉरी एक मिनट, ये सब्जेक्टिव हो गया, तो इसके बाद पजेसिव केस। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि रिफ्लेक्सिव और पजेसिव प्रोनाउन और आगे हैं, लेकिन मोस्ट ये काम आती है हमारे, इसी कारण इसको रखते हैं। पहले सब्जेक्टिव केस आ गया तो केस ऊपर लिख देता हूं ताकि सफिशिएंट जगह रह सके हमारे पास। हाँ, तो इसी में प्रयोग लेते हैं, आई माई मी, वी अवर अस, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, फिर सेकेंड टाइम यू योर यू, फिर इसके बाद आता है ही हिज हिम, इसी के बाद आता है सी हर हर, फिर आता है इट इट्स इट, एंड लास्ट एंड फाइनल है दे देयर देम, दे देयर देम। आई होप कितना समझ आया होगा कि ये आई और वी है ना, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, और जो ये है, ये चार चीजें हैं, ये हमारी थर्ड पर्सन होती हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन, सर आपने बोला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या चीजें हैं ये? फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन क्या है? तो यदि फर्स्ट पर्सन की बात करता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन होता है ये हु, वन हु इज स्पीकर, कि वन हु कि एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है, बोलने वाला मीन्स वक्ता, जो कार्य करने वाला होता है ना। तो प्रारंभिक जब बात जहां से स्टार्ट होती है, शुरुआत में स्टार्टिंग होती है जिस बात की, तो जो बोलने वाला होता है ना उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो बोलने का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है, इसी के बाद दूसरी बात सुनना सेकंड पर्सन के बारे में, कि बोलने के बाद जो बोलने का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है, अर्थात जो व्यक्ति हमारी बात को सुनता है, जिसे श्रोता कहा जाता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट स्पीकर, बोलने वाला वक्ता, सेकंड लिसनर, सुनने वाला, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड आता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जिस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, वो हमारा हो गया थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पार्टी। जिस प्रकार से हम किसी सामान को बेचते हैं तो बोलते हैं कि भाई थर्ड पार्टी से माल खरीद कर थर्ड पार्टी को बेच दिया, उस पार्टी को बेच दिया। जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पर्सन, ये किसी अन्य व्यक्ति का जिक्र करता है। यानी फर्स्ट पर्सन बोलता है कि जो बोलने वाला है ना, उसको मैंने फर्स्ट पर्सन नाम दे दिया। जो सेकंड, जिसके बोलने का प्रभाव, यानी कि जो सुन रहा है ना व्यक्ति, उसको मैंने सेकंड पर्सन बोल दिया, नाम दे दिया अर्थात। और ये जो थर्ड पर्सन है कौन? जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी बोलने वाला और सुनने वाला, जो आपस में जिस विषय में बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन की बात करते होते हैं। तो हाँ सर, ये आपने लिख तो दिया, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। लेकिन अब सर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हम बताते हैं कहाँ किया जाता है। आई का प्रयोग, आई यानी मीन्स होता है मैं, सिंगुलर के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। आई सिंगुलर, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसे बोलेगा कि मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं अकेला हूं, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। अच्छी बात है, लड़का है, लेकिन कैसे हो? सिंगुलर का अर्थ दे रहा है कि मैं एक लड़का हूं, और ऐसे पता भी चल रहा है कितने लड़के हैं, एक लड़का हूं। आई से यानी सिंगुलर, एक वचन का अर्थ देता है। वी प्लूरल, यानी एक नहीं है, उसके साथ बहुत है, बहुत से, प्लूरल का अर्थ देता है। हालांकि अब इसको ध्यान रखना भाई आपको कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों के रूप में
यू दोनों स्थितियों में सेम होता है, यू योर यू, यू योर यू। अब यदि आई आ जाए, इसका सब्जेक्ट के स्थान पर आई आ जाए और बोले ऑब्जेक्ट के स्थान पर चेंज करो, इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करो, तो आई का मी चेंज हो जाता है, वे का अस चेंज हो जाता है, यू का यू चेंजमेंट नहीं होता, यू योर यू यू ही रहता है, और जो सेकंड यू है उसका भी यू होता है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों में समान बना हुआ होता है। अब आता है इसके बाद में थर्ड, ही का प्रयोग सिंगुलर के अर्थ में किया जाता है, सिंगुलर, सी का प्रयोग भी सिंगुलर के अर्थ में किया जाता है, और इट का प्रयोग भी सिंगुलर के अर्थ में किया जाता है। लेकिन जो ये दे है ना, दे बताता है प्लूरल के बारे में, दे देखो अर्थ निकल रहा है, दे यानी वे, देवर देवर मैनी डॉग्स, कि वहां पर बहुत से कुत्ते हैं, तो ये प्लूरल का अर्थ देता है, इसी कारण ये दे है ना प्लूरल का अर्थ देता है। सर ये आपने तीनों सिंगुलर बता दिया, अब इनके बारे में बताओ। ये ही है, ही प्रयोग लिया जाता है, ही वाली लाइन, ही हर सॉरी, ही हिज हिम, हाँ ये वाली लाइन की ही हिज और हिम है ना, वह उसका और उसके, तो ये प्रयोग लिया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, यानी मेल मीन्स पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए तो लिया जाता है, लेकिन व्यक्ति में भी कौन सा, पुरुष के लिए यानी मेल के लिए। ये लिया जाता है किसी स्त्री के लिए प्रयोग में, ठीक है। ये लिया जाता है किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग होती है ना, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं, और जो एनिमल होता है उसका मतलब होता है जीव जंतु, यानी पशु वगैरह के लिए उपयोग लिया जाता है ना, एनिमल्स वो। और ये दे होता है, ये प्लूरल का अर्थ देता है, ये इन सभी को प्लूरल अर्थ के हिसाब से डिवाइड करता है। आई होप कि पर्सनल प्रोनाउन समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे की कड़ी बढ़ाते हुए हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकेंड टाइप जो प्रोनाउन का हो उसकी बात करते हैं। यदि कोई समझना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं थोड़ी देर ब्लैक बोर्ड से साइड हो सकता हूं। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो अपना प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है उसका सेकंड टाइप, आई मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड टाइप, फर्स्ट हमने पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम पढ़ा, सेकंड है रिफ्लेक्सिव। प्रोनाउन जिसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हाँ भाई, ये रिफ्लेक्शन बताता है कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कर्ता जब कार्य करता है, कर्ता ये होता है कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, मीन्स जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से कि इस प्रोनाउन से काम का प्रभाव कर्ता यानी स्वयं पर पड़ता है, उस पर कार्य करने वाला जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी पर पड़ता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके लिए कुछ शब्द प्रयोग लिए जाते हैं, जैसे मैंने प्रयोग किया था सब्जेक्टिव केस वाली लाइन को, उसी को चेंज करता हूँ रिफ्लेक्सिव में कैसे चेंज किया जाता है। आई माई मी वाली लाइन, फिर आती है वी अवर अस, इसी के बाद यू योर यू, सेकेंड टाइम मतलब दूसरे टाइम भी यू सेम होता है, आई माई मी वी अवर अस यू योर यू, फिर आता है ही हिज हिम, सी हर इट इट्स इट और दे देयर देम, लास्ट वाली लाइन थी। अब इनको सर रिफ्लेक्सिव में कैसे चेंज करना होता है, आपने ऑब्जेक्ट की तो बता दिया, ऑब्जेक्टिव केस में ऐसे होगा, जब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग लिया जाता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ऐसे चेंज करेंगे। अब आता है भाई जो अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना उसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे होता है आई माई मी, तो इसको रिफ्लेक्सिव चेंज करते समय आई माई मी जो ऑब्जेक्टिव केस हो ना उस स्थिति पे माई तो ऐसे कैसे रहता है, लेकिन क्या होता है सेल्फ लग जाता है, सिंगुलर स्थिति में सेल्फ लग गया। अब हम सिंगुलर से प्लूरल पढ़ते समय एक नियम पढ़ा था हमने कि यदि किसी वर्ड के अंत में क्या आ जाए एफ या एफ ई आ जाए तो उसे प्लूरल बनाते समय, सिंगुलर यानी कि एक वचन स्थिति में क्या आ जाए एफ या एफ ई आ जाए, प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को तो हटा दिया जाता है और वी ई एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो इसी के बाद बात करते हैं आई माई मी, तो ये माई सेल्फ हो जाएगा, वी वी प्लूरल का अर्थ देता है तो प्लूरल ही बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा वी अवर अस, तो ये हाँ इसी के साथ देखना वी अवर अस, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा अवर सेल्फ हाँ ये हो जाएगा अवर सेल्फ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो और वी प्लूरल का अर्थ देता है, मैंने टेबल में समझाया था। इसी के बाद आता है यू, यू का हो जाएगा यू योर यू,
योर सेल्फ, ये वाला योर सेल्फ तो सिंगुलर की स्थिति में, और जब प्लूरल वाली स्थिति से नीचे वाली लाइन सेकंड टाइम आएगी जो मैंने लिखी नहीं समय के कारण, तो ये हो जाएगा योर सेल्व्स। ठीक है, आई होप कितना समझ आएगा। ये है ही हिज हिम, तो ये हो जाएगा ही हिमसेल्फ। अब आता है सी हर हर, हर सेल्फ। इसके बाद है इट, इट्स इट, तो ये हो जाएगा इट सेल्फ। हालांकि एफ 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 आया क्यों, क्योंकि तीनों सिंगुलर का अर्थ देते हैं, ये भी सिंगुलर यानी एक वचन का अर्थ। इसके बाद आता है दे यानी वे लोग, तो वे लोगों से पता चल रहा है भाई प्लूरल की बात की जा रही है, तो वो लोग हो गए, तो ये प्लूरल दे रहा है अर्थ, इसी कारण हो जाएगा दे देयर देम, तो ये हो जाएगा देम सेल्फ सेल्व्स, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल का अर्थ तेरा प्लूरल बनाते समय वीएस जोड़ दिया जाता है। आई होप कितना समझ आया होगा। तो इसी के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आगे बढ़ाते हुए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ उदाहरण देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा बताएगी, को कार्य करने वाला जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, कार्य तो करता है लेकिन उस कार्य का प्रभाव स्वयं के ऊपर ही पड़ जाता है। जैसे कैसे, एक एग्जांपल समझाते हैं, इसको मिटाता हूं मैं, रफ करता हूं, आई मींस इसको मैं यहां से मिटाता हूं। अब एग्जांपल देखते हैं किसके, इसी के एग्जांपल देखते हैं, इस साइड में लिख रहा हूं ताकि सफिशिएंट आप सभी को दिख सके। आई कट, अब देखो भाई सब्जेक्ट के स्थान पर तो आई हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई माई मी, तो अब इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, माई सेल्फ। आई कट माई सेल्फ, कि भाई मैंने काट लिया, किसको काट लिया, माई सेल्फ, मैंने स्वयं को ही काट लिया। कार्य तो किया उसने काटने का, कट मीन्स कार्य करना, कट मीन्स काटना, काटना ना शब्द आया यानी वर्ब हो गई हमारी, लेकिन काटा किसको, कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा, वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ये बता रहा है कि कार्य करने का प्रभाव स्वयं व्यक्ति पर ही पड़ता है, जो करता है कार्य तो करता है लेकिन कार्य करने का प्रभाव स्वयं व्यक्ति पर पड़ता है। तो ये माई सेल्फ जो शब्द आया, इससे पता चल रहा है भाई ये निजवाचक सर्वनाम है। आई का ऑब्जेक्टिव केस जो माई सेल्फ आया, इससे पता चला। ठीक है, आई होप कितना समझ आया होगा। हाँ, इसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, कि वी वर, इसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, वी विल डू इट। अब देखना वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स, इतना पता होगा। आवर सेल्व्स क्यों आया, क्योंकि वी अपने आप में प्लूरल का अर्थ देता है, एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तभी तो बोलेंगे हम आ रहे हैं। एक व्यक्ति होता सीधा बोल दे रहा है कि मैं आ रहा हूं, तो वी डू इट, कि हमने ये कार्य किया, आवर सेल्फ, हमने स्वयं ने किया। तो स्वयं शब्द को बताने के लिए निजवाचक सर्वनाम बोलता है कि मैं स्वयं का बोध कराता हूं। कार्य करने वाला जो कार्य करता है, मीन्स सब्जेक्ट जो करता होता है ना, वो कार्य करता है, और उस कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, उसे निजवाचक सर्वनाम पर कहते हैं। आई होप कितना समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड से थोड़ा साइड होता हूं भाई। हाँ, इसी के साथ हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, प्रोनाउन का जो थर्ड टाइप है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रोनाउन के तीसरे टाइप की, जिसको बोलते हैं इम्फेसाइज, इम्फेसाइजिंग या इम्फेटिक या इम्फेसाइज, कुछ भी बोल सकते हैं प्रोनाउन। भाई ये इम्फेसाइज प्रोनाउन कहता क्या है, इम्फेसाइज को हिंदी में बोलते क्या है, पहले तो ये देखो, दृढ़तावाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अब इसका अर्थ देखना कि इम्फेसाइज का मतलब क्या हो, जब कार्य करने वाला जो कर्ता होता है ना, वो अपनी बात दृढ़ता से कहता है कि भाई मैंने ये कार्य किया है लेकिन मैंने स्वयं ने किया है, रिफ्लेक्टिव की तरह ही है। उसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर ले उपयोग कर रहे थे हम इन शब्दों का। इसमें हम जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई कुक, इसी का एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या, कि जो कर्ता होता है ना अपनी बात दृढ़ता के साथ कहता है। कैसे,
सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। हाँ देखना, इसी के बाद रिक्त स्थान होता है कि भाई कुक्ड फूड, कि मैंने भोजन पकाया, लेकिन कैसे? मैंने स्वयं ने पकाया, दृढ़ता से कहता है कि मैंने स्वयं ने पकाया पकाया है। तो ये आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा माई सेल्फ। आई है सिंगुलर का अर्थ देता है, इसी कारण सेल्फ आया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई माई सेल्फ, कि मैंने स्वयं ने मेक्ड टी, कि मैंने स्वयं ने यह चाय बनाई। किसने बनाई? स्वयं ने बनाई। तो कर्ता जो कार्य करने वाला है ना, अपनी बात पर प्रेशर मीन्स दबाव देकर बोल रहा है कि किया मैंने कार्य, लेकिन मैंने स्वयं ने किया। इसे ही कहते हैं इम्फेसाइज प्रोनाउन, यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम। चलो समय की पाबंदी के कारण जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आता है नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक, फोर्थ नंबर, जो अपना प्रोनाउन है, इसी का फोर्थ टाइप है, जिसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आज देखना, रिलेटिव प्रोनाउन जिसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ भाई, अब देखते हैं इसके बारे में, क्या संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है कि जो व्यक्ति कार्य करने वाला होता है, इवन से जो करता होता है, उसका संबंध, जो प्रोनाउन, अब इसकी परिभाषा देखना कि ऐसे प्रोनाउन से जो दो या दो से अधिक क्लोज, क्लोज मीन्स उपवाक्यों के बीच में जोड़ने का कार्य करते हैं या उनके बीच में संबंध बताने का कार्य करते हैं। और ये प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जो नाउन अथवा प्रोनाउन, जिस नाउन अथवा प्रोनाउंस के लिए प्रयोग लिया जाता है, उसे उस प्रोनाउन का एंटीडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीडेंट मीन्स पूर्ववर्ती कहा जाता है। जैसे जैसे उदाहरण की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ही इज ए बॉय, कि वह एक लड़का है। हु, जो कि, जो क्या करता है? वो स्टोल माई पर्स, कि जिसने क्या किया? मेरा पर्स चुराया। कि वह जो लड़का है, वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया। तो ही इज ए बॉय, एक क्लोज हमारा ये हो गया, क्लोज नंबर मीन्स क्लास नंबर फर्स्ट, यानी उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है ये, इसको भी ऐड कर देगा इसी के साथ। दूसरा है स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा क्या चुराया? पर्स चुराया। ये हो गया अपना क्लोज सेकंड मीन्स क्लास सेकंड। प्रथम उपवाक्य तथा द्वितीय उपवाक्य, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जो हु वर्ड आया, ये रिलेशन बता रहा है किसमें? उस लड़के में, और जो कार्य हो रहा है उसके द्वारा किया जा रहा कार्य है, उसके मध्य संबंध बता रहा है कि वह लड़का है हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया है। तो इन दोनों के बीच में अंतर बता दिया उसने। इसी के साथ हम आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए आते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम उसका पूर्ववर्ती कहलाता है। पूर्ववर्ती व रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक दूसरे के पास होते हैं। अब आता है, हमें देखना, इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम इसका, कि इट इज ए पेन, यह एक पेन है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इट इज रेड कलर, यह एक पेन है जो कि कौन से कलर का है? रेड कलर का है। अब ये इस इट को तो हटा देगा, कैसे चेंज कर देगा? इट इज ए पेन, सॉरी, कि यह एक पेन है विच, जो कि विच इज ए रेड कलर, जो किस कलर का है? रेड कलर का है, वह लाल कलर का है। वह पेन के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट क्लोज अपना हो गया ये, सेकंड क्लोज हो गया अपना ये चीज, हाँ सेकंड क्लोज हो गया ये। तो दोनों क्लोजों को जोड़ने का कार्य कर दिया इसने। तो ये विच वर्ड आया, ये हमारा रिलेटिव वर्ड हो गया। इसमें हु वर्ड आया था, रिलेटिव वर्ड। ठीक है, आई होप कितना समझ आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिफ्थ नंबर की।
हाँ, प्रोनाउन का फिफ्थ टाइप की बात करते हैं जिसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हाँ भाई, इंटेरोगेटिव जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए कुछ शब्दों को प्रयोग किया जाता है। हालांकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर मेरे क्लास के अंदर मैंने बता दिया था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को होते क्या है। इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इसके लिए कुछ वर्ड लिए जाते हैं प्रयोग में जिन्हें कहा जाता है जैसे विच, व्हाट, हु, हाउ, ईटीसी प्रकार के वर्ड प्रयोग लिए जाते हैं। इसी तरीके के वर्ड है ना जो प्रयोग लिए जाते हैं, वो बताते हैं हमें किसी पर्सन का बोध करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, कोई कार्य होता है, व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है भाई। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसके पीछे। तो पर्सन पूछ रहा है, ये WH वर्ड शो में आया, इन्हें WH फैमिली कहा जाता है। जो भी WH वर्ड के जो वर्ड होते हैं ना, सभी WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो ये व्हाट इज योर नेम, जैसे दूसरे उदाहरण की बात करता हूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कि आपकी क्लास है ना, आपके विद्यालय, सॉरी आपके विद्यालय में जो आपकी कक्ष है उसके अंदर कितने स्टूडेंट है। तो ये हाउ मैनी वर्ड आया, ये पूछ रहा है कि भाई कितने हैं, और ये इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। पर्सन पूछने का कार्य कर रहा है, पर्सन पूछने का बोध हो रहा है, इसी कारण ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। चलो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, जो प्रोनाउन का अपना नेक्स्ट टाइप है सिक्स्थ, जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जिसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हुए बताता है। इसके लिए कुछ वर्ड प्रयोग में लिए जाते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इनका अर्थ होता है यह, वह, ये और वो। जब कोई वस्तु हमारे पास हो उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दैट, जब कोई वस्तु दूर हो उसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। अब दीज, जब कोई वस्तु हमसे दूर हो लेकिन क्या हो, प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो दीज का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु हमारे पास हो और एक से अधिक हो ना, तो दीज का प्रयोग किया जाता है वे। और जब कोई वस्तु हमसे दूर हो और क्या प्लूरल हो, तो दोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक पेड़ के माध्यम, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये पेड़ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यदि ये व्यक्ति के पास ये पेड़ पास में है तो दिस का प्रयोग किया जाता है। वो बोलेगा कि दिस इज ए ट्री। यदि यही पेड़ थोड़ी दूरी पर होता, किससे, व्यक्ति से थोड़ी दूरी पर होता, और व्यक्ति यहाँ खड़ा है मान के चलो, तो वो बोलेगा कि दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। तो यह वह दोनों समझ आया। अब ये पेड़ एक है, सिंगुलर है। अब एक से ज्यादा पेड़ हो तो दीज आर ट्रीज, वो बोलेगा ये पेड़ है, बहुत से पेड़ है। ठीक है, प्लूरल हो गए। अब वो दूर वाले पेड़ यानी कि दैट का प्रयोग किया था, उसी के बाद में देखना अब ये पेड़ प्लूरल हो जाते हैं यानी एक से अधिक हो जाते हैं, लेकिन है व्यक्ति से दूर, तो दोज का प्रयोग किया जाएगा। दोज आर ट्रीज को, वो पेड़ है, बहुत से पेड़ है वहां पर दूरी पर, है ना। इसी प्रकार से मैं समझाना चाह रहा था आपको। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। पास के लिए मैंने प्रयोग किया कि पास में है, नियर है, हमारे पास है। दूसरा क्या है, दैट है, दैट इज ए बॉय, कि वह एक लड़का है, लेकिन है कहाँ वो, दूर है। फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, ये पास है, ये दूर है। एक पेड़ है, इसी कारण दिस का प्रयोग किया। यदि एक से ज्यादा पेड़ होते और पास ये होते तो उसके लिए हम प्रयोग लेते दीज का। और यदि
दैट यानी वह दूरी पर होते, पेट मीन्स बॉय है, जो लड़का है वो दूरी पर होता, लेकिन एक से ज्यादा होता तो दोष का प्रयोग लेते। आई होप कि इतना समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे की टाइप उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है भाई साहब इनडेफिनेटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या पशु का विषय में बताते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, टॉपिक डालो इनडेफिनेटिव प्रोनाउन। सेवंथ बात करते हैं, सेकंड लास्ट आई मीन, इनडेफिनेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ भाई, ये क्या बताता है? यह किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित मात्रा को बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कुछ शब्द प्रयोग लिया जाता है, जैसे सम, नन, इसके लिए कुछ शब्द प्रयोग लिया जाते हैं, जैसे सम हो गया, नन हो गया, मैनी। इसी तरह के कुछ वर्ड प्रयोग लिया जाता है, जैसे वन हो गया कि एक, कुछ एक व्यक्ति, मैनी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, ईटीसी भी, हाँ बड़ी, ईटीसी प्रकार, यानी कि इसी प्रकार के अन्य शब्दों का प्रयोग लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अनिश्चितता को बोध कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि सम स्टूडेंट्स आर हेयर, कि यहाँ पर क्या है, कुछ विद्यार्थी है। क्या निश्चित पता चला कितने विद्यार्थी है? नहीं पता चला ना। कुछ विद्यार्थी है, वो कुछ में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन चार पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये सम वर्ड आया, इसने बताया कि इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चितता का बोध कर रहा है सम। अब वो कितने भी हो सकते हैं सम। आगे उदाहरण लेते हैं कि मैनी पीपुल आर अवेलेबल हेयर, कि बहुत से लोग यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित मीन्स अवेलेबल है। तो मैनी पीपुल्स कि अब मैनी पीपुल बहुत से लोग होते हैं भाई, बहुत से लोगों में क्या पता चला कितने लोग हैं, अनिश्चित है, उनको गिना नहीं जा सकता, तो ये मैनी वर्ड आया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, हाँ समबडी, एक उदाहरण ले लेते हैं समबडी का। समबडी वर फेल इन द एग्जाम, समबडी मीन्स होता कि कुछ एक, समबडी वर फेल इन द एग्जाम, कि समबडी यानी कि कुछ एक है ना, वो पेपरों के अंदर फेल हो गई, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए कुछ एक। अब वो कुछ एक में कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच। क्या निश्चित पता चला कि भाई एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति था, तीन व्यक्ति था, पांच व्यक्ति था? नहीं पता चला। तो ये समबडी वर्ड आया, इसने अनिश्चितता का बोध करवाया, यानी इसे इंडेफिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कितना समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कैमरे से दूर जाता हूं। इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। इसी का आठवां जो पार्ट है जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, इसका लास्ट एंड फाइनल टाइप है, प्रोनाउन पूरा होने वाला है। अच्छा, इसका नंबर चेंज नहीं किया था, कोई बात नहीं, 8 नंबर कर लेना। इसके बाद है, सॉरी 7, हाँ अब आता है 8। 8 बोलता है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया था हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं वितरणात्मक सर्वनाम।
हाँ भाई, इसे कहते हैं वितरणात्मक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव। जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, इसकी परिभाषा लिखना कि जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करते हैं उसे वितरणात्मक प्रोनाउन कहा जाता है। इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए कुछ वर्डों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आइदर, नाइदर, ईच प्रत्येक का अर्थ देता है, जो कि एटीसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं क्या। हाँ भाई, अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं क्या। ईच ऑफ द बॉयज स्टूडेंट ले लेते हैं। हाँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज स्लीपिंग, कि प्रत्येक जो विद्यार्थी था ना वो क्या कर रहा था, सो रहा था। ईच ऑफ द बॉयज वाज स्लीपिंग, कि जो प्रत्येक विद्यार्थी थे ना वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, हाँ प्रत्येक विद्यार्थी, स्टूडेंट्स है ना। इसी के साथ दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम क्या। दूसरा एग्जाम्पल सोचते हैं कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज स्लीपिंग, कि उनमें से है ना क्या, दो गर्ल्स क्या कर रही थी, स्लीपिंग, सो रही थी। तो ये निश्चितता का बोध करवा रहा है, लेकिन किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, वितरणात्मक, यानी कि एक एक करते हुए, एक एक व्यक्ति के बारे में जो कार्य किया जाता है उसके बारे में बता देता है। इसी कारण इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आई होप कि ये प्रोनाउन की सेशन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ नया ज्ञान सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ धन्यवाद।